नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 8 का पाठ भारत की खोज का मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैं इसका फुल एक्सप्लेनेशन भी की हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले मैं क्लास 8 का मैक्सिमम चैप्टर बना चुकी हूँ और उसका मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ। उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग के जो फ्रेंड हैं, जो आप लोग के जान पहचान के बच्चे हैं जिनको यूट्यूब की सुविधा नहीं मिल रही है, उन लोगों को भी बताइएगा। और ट्यूशन जिसको नहीं है तो बहुत अच्छे ढंग से इससे पढ़ाई कर लेंगे। और मैं क्लास 10 9th का भी कृतिका, क्षितिज, संचयन, स्पर्श, इसका मैक्सिमम चैप्टर मैं बना चुकी हूँ। क्वेश्चन आंसर, कविता और उसका भी क्वेश्चन आंसर समरी, बहुत कुछ मैं अभी बनाई हूँ। उसको भी आप लोग के जो भी फ्रेंड सर्कल में है या जान पहचान के जो भी बच्चे होंगे उनको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, इस बात की जानकारी दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों को अहमदनगर का किला, इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ। समरी इसलिए पढ़ाने जा रही हूँ क्योंकि पाठ थोड़ा लंबा है और समझने में परेशानी होगा थोड़ा, तो आप शॉर्ट रूप में इसको कहानी के जैसे समझ लीजिएगा। तो अहमदनगर का किला जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखा गया है। जब जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल में डाल दिया गया था। आप लोगों को मालूम है कि हमारा देश बहुत दिनों से विदेशी शासकों के चंगुल में था। हमारे देश पे बहुत दिनों से विदेशी लोग कब्जा करते आ रहे थे। और जब अंग्रेज़ हमारे देश पर आए उस समय क्या क्या परेशानियां आई, और हमारे देश के जो लोग थे, हमारे देश के जो महान लोग सब थे, उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी के लिए अपनी जान को कुर्बान किए। तो इसमें जो है नेहरू जी, इनका इंग्लिश में है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, का हिंदी अनुवाद है जो है इसका भारत की खोज। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि जब स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नेहरू जी को जेल में डाल दिया गया था, उस समय उनको क्या क्या अनुभव हुआ था। और इनको 9 बार जेल में डाला गया था। 8वीं बार तो वे जेल जा चुके थे, और 9वीं बार इनको अहमदनगर के किला में किस तरह से जेल में डाल दिया गया था, और उनको पिछली याद किस तरह से आ रही थी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, इनके मन में कितनी तरह की चिंता सता रही थी। और बहुत तरह के अनुभव को इस पाठ में लिखे हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारे देश की सभ्यता क्या है, और हमारे जो महान लोग सब हैं वो किस तरह से त्याग और तपस्या से आज भारत का ऐसा रूप देखने को मिल रहा है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है। तो यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि यह मेरी 9वीं यात्रा है। इससे पहले भी वे 8 बार जेल जा चुके थे, और जब इनको जेल में लाया गया था उस समय रात का समय था। और आप लोग जानते ही होंगे कि जेल में लंबी लंबी दीवार होती है, बड़ी बड़ी दीवार होती है, और उसमें कुछ भी बाहर का कोई भी चीज़ दिखाई नहीं देता है, तो सिर्फ चांद ही दिखता था इनको। तो यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि जब मैं जेल में आया था उस समय चांद हमारा स्वागत किए थे, और उस चांद को वे जीवन भर भूल नहीं पाए, क्योंकि वही चांद देखकर जो है वे महीना का भी पता लगाते थे, क्योंकि वहाँ घड़ी नहीं था, दीवार में घड़ी भी नहीं रहता है जेल खाने में। तो जब जब चांद निकलता था तब वे पता करते थे कि 1 महीना बीत गया। और फिर बता रहे हैं कि अतीत का भार, इस अतीत के भार में भी बता रहे हैं नेहरू जी कि यहाँ पर अहमदनगर के किले में उनको कौन सा काम मिला, बागवानी का काम मिला। और वहाँ का जो मिट्टी था काफ़ी पथरीली था और बहुत ही पत्थर से भरा हुआ था, और उसको कुदाली से उनको पत्थर को निकाल कर किस तरह से क्यारियाँ बनाए हैं और फूल उगाने लायक उसको बना दिए। क्योंकि नेहरू जी को फूल बहुत पसंद था, खासकर गुलाब का फूल, आप लोगों को मालूम ही होगा। और बच्चे लोगों को वो नेहरू जी बहुत ही प्यार करते थे, इसलिए बच्चे लोग उनको चाचा नेहरू भी कहते थे। तो यहाँ पर ये बात बता रहे हैं नेहरू जी कि मिट्टी काफ़ी पथरीली थी और उनको तोड़ने में काफ़ी मेहनत करना पड़ा उन्हें, क्योंकि जेल में जो भी जाते हैं उन्हें कुछ न कुछ काम दिया जाता है करने के लिए, उन्हें ऐसे ही मुफ्त में खाना नहीं दिया जाता है। तो इनको बागवानी का काम मिला था। और बता रहे हैं कि वहाँ का एक इतिहास बता रहे हैं कि वहाँ जो अहमदनगर के किला से एक इतिहास जुड़ा है कि उसमें एक चांद बीबी नाम की
एक सुंदर महिला के साहस की इसमें कहानी है कि वह किस तरह से अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में हथियार लेकर किस तरह से अपनी सेना का नेतृत्व की है, यह भी बात बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि जब वो खुदाई कर रहे थे, मिट्टी का पौधे लगाने लायक फूल का पौधा जब वो लगा रहे थे, तो खुदाई के दौरान उनको इमारत के ऊपरी हिस्से मिले, दीवारों के भी हिस्से मिले और गुंबदों के कुछ हिस्से पार्ट वगैरह उस ज़मीन में दबे हुए उनको मिले। और वे चाह रहे थे कि हम नीचे काफ़ी दूरी तक जाकर पता लगाएं कि अंदर में क्या है, क्योंकि हमारे देश में कई बार ऐसा भयानक युद्ध हो गया है और कई बार किले सबको ध्वस्त किया गया था। तो ये पता लगा रहे थे, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी लोग थे जेल के, वो लोग इसके लिए आदेश नहीं दिए थे, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि हो सकता है कैदी लोग सुरंग बनाकर कहीं बाहर निकल जाए। तो इसलिए उनको नीचे तक जब खोदने के लिए नहीं दिया गया, सामान भी नहीं दिया गया, तो फिर वे क्या किए, बोले कि चलो कोई बात नहीं, अब मुझे अगर यह काम नहीं दिया जा रहा है तो हम अब कलम ही उठा लेते हैं, क्योंकि अपने देश के लिए भी हमें कुछ लिखना है। लेकिन फिर वे सोच रहे थे कि हम देश के लिए क्या लिखेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमको आज़ादी मिली नहीं है और कुछ भी हमको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, और मैं कोई पैगंबर भी नहीं हूँ। कोई पैगंबर भगवान को बोलते हैं, तो मैं कोई पैगंबर नहीं हूँ जो भूत वर्तमान भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। मेरे तो कुछ अनुभव को ही मैं इसमें शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ भी अनुभव नहीं हुआ है, और जो छोटा मोटा अनुभव हुआ है इस पार्ट में वो लिखने का प्रयास किए हैं। और बोल रहे हैं कि मैं न तो कोई विद्वान हूँ न इतिहासकार हूँ जो मैं विद्वतापूर्ण शैली में, मतलब अच्छे शैली में, भाषा में मैं कुछ लिख सकता हूँ। लेकिन उनको एक बात याद आती है कि गेटे एक बार बोले थे कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। तो गेटे एक इतिहासकार थे, वे बोल रहे थे, उनका कहना था कि अतीत में जो भी बात बीत जाती है तो वर्तमान समय में उसका पता कैसे चलेगा, जब तक हम कुछ लिख कर नहीं रखेंगे तब तक आने वाली पीढ़ी को तो कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए गेटे बोल रहे हैं कि बहुत सीमा तक जो है, जो आने वाली पीढ़ी, भावी पीढ़ी जो होती है, जो वर्तमान में अभी है, उनको जो पिछला जो भी कुछ लिखा हुआ मिलता है उनसे बहुत कुछ संदेश मिलता है। तो आगे फिर अतीत का दबाव बोल रहे हैं। अब इस अतीत के दबाव में यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि दबाव चाहे भला हो या बुरा हो, अतीत का दबाव का मतलब है जो बीत गया है समय, उसका बोझ, उसकी याद। बोल रहे हैं कि जब अतीत बीता हुआ समय, जब मनुष्य का बीता हुआ समय जब आता है सामने, तो बहुत सारी बातें पिछली याद आती है। कभी कभी यह भी याद आती है कि हम कितने अच्छे हमारे दिन थे। जब हमारा खुशी का दिन पीछे बीता होता है तो उस खुशी के बारे में सोचकर हम लोग खुश होते हैं, और अगर कोई दुख की बात रहती है तो हम लोग उस बात से दुखी होते हैं। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि दम घोटू होता है। कभी कभी यह दबाव क्या होता है, जब याद आती है किसी भी बात की तो ऐसा लगता है कि व्याकुलता आ जाती है, दम घुटने लगता है। तो यहाँ पर नेहरू जी बोल रहे हैं कि पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यता। बोल रहे हैं कि भारत और चीन की जो सभ्यता है यह काफ़ी पुरानी सभ्यता है। और फिर यहाँ पर बहुत तरह की बातें बोल रहे हैं नेहरू जी कि हमको विरासत में क्या मिला है। विरासत में जैसे कि हम लोगों को, हम अभी मकान में रह रहे हैं, तो अभी तो हम इस मकान को नहीं बनाए हैं, हमारे पिता, हमारे दादाजी, हमारे परदादा जो होते हैं, नाना होते हैं, उन लोगों ने हमको बनाकर घर दिया है, उसमें हम लोग रह रहे हैं। कुछ तो ऐसा होता है जो अपने आप लोग कमाकर बनाते हैं, कुछ जो है पूर्वज से मिलता है। तो इसमें बोल रहे हैं विरासत उसी को बोलते हैं जो हमें पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ होता है। तो बोल रहे हैं कि विरासत में हमको क्या मिला है, उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हजार साल के दौरान हासिल किया। मतलब इस पाठ में यही कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि जो भी हमको अभी भारत की संस्कृति और सभ्यता देख रहे हैं, और भारत का इस तरह का जो है हम लोग रूपरेखा देख रहे हैं, आज हम लोग जो है भारत में रहकर अपने आप को गर्वित महसूस कर रहे हैं कि हम भारत देश के निवासी हैं। और अभी जो इस भारत देश का जो अभी रूप देख रहे हैं, इस रूप को तैयार करने में पिछला हमारे जो भी हुए हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो या ऋषि मुनि हो, उन सब का इसमें हाथ है। उन लोगों के योगदान से आज हमारा भारत देश इस रूप में देखने को मिलता है। तो बोल रहे हैं कि यही तो हमारे लिए जो है
विरासत है, जो पिछला हमें जो भी चीज़ मिला है, दुख, बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जो युद्ध के दौरान मारे गए, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जो देश की आज़ादी के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मर मिटे, और उन सारी बातों की जब याद आती है हमें तो दुख भी होता है और उसमें खुशी भी होती है कि चलो हमारा भारत देश आज़ाद हो गया। तो यह सारी बातें जो है मन के अंदर हमेशा आती जाती रहती है। तो इसी बात का इसमें जिक्र किए हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि इतने साहसपूर्ण ढंग से जो भी काम हुए हैं देश में, आज़ादी भी किस तरह से मिली, वह बहुत ही मुश्किल से हमें आज़ादी मिली है। तो यह सब बात जब हम साहसिक कोई हैरत अंगेज साहसिक कार्य, मतलब बहुत ऐसे कार्य, साहसिक कार्य का जब हम याद करते हैं तो हम अपने दांतों तले उंगली चबा लेते हैं कि अरे इतने बड़े काम किस तरह से हो गया। और यही सब बात है। और यहाँ पर जो है कह रहे हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि हमारे देश के जितने भी लोग हैं, सबके रक्त मांस अस्थियाँ में जो है यह सब अनुभव समाया हुआ है। और रक्त का जो रंग होता है वह तो लाल ही होता है, जो सभी लोगों में होता है। और उनकी भावनाएं, उनके विचार सब एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। पर क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी विशिष्टता का विचार और वर्तमान पर लागू करने की बात लंबे अरसे से मेरे मन में घर कर रहा है। बोल रहे हैं कि हमारे देश की जो विशिष्टता है, हमारे देश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, वह इतनी ऊंची है कि उसके बारे में मैं क्या लिखूं। अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो उसका अंत नहीं है, क्योंकि यह प्राचीन काल से हमारी सभ्यता और संस्कृति है। हमारा देश आज से नहीं है, बहुत ही हजारों हजार साल पहले से हमारा यह देश है। और उसमें कितने तरह की घटनाएं हो चुकी है, कितने तरह की खुशियां हो चुकी है, कितने तरह के दुख के दिन भी बीते हैं। यह सब किस तरह से लिखे, पर बोल रहे हैं कि यह तो बहुत गहरा विषय है, क्योंकि हमारे देश के ऐसे ऐसे योद्धा, ऋषि मुनि पैदा हुए हैं जिन्होंने अनगिनत काम किए हैं। उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यह इतना जटिल विषय है। तो यही इस पाठ में जिक्र किया गया है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और कमेंट्स करके बताइएगा कि यह पाठ आपको कैसा लगा। आगे मैं फिर मिलूँगी आप लोगों के साथ नए पाठ के साथ। धन्यवाद।